दोस्तों, अच्छी-अच्छी किताबों और कहानियों के साथ-साथ कभी-कभी हम अच्छी-अच्छी फ़िल्मों की भी बातें आपके लिए लेकर के आते हैं, अच्छी-अच्छी फ़िल्मों के रिव्यूज़ लेकर के आते हैं, ताकि अ, उन फ़िल्मों के माध्यम से जो बात कही गई है, वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच सके, क्योंकि उन फ़िल्मों में कहीं न कहीं समाज को बदलने की दस्तक होती है। तो एक ऐसी ही दस्तक दी है लापता लेडीज़ ने, जिसका निर्देशन किया है किरण राव जी ने और इसके कलाकार हैं स्पर्श श्रीवास्तव, नितांशी गोयल, प्रतिभा रांटा, रवि किशन, छाया कदम, दुर्गेश कुमार, सत्येंद्र सोनी, भास्कर झा और गीता अग्रवाल जैसे कलाकार। तो आते हैं कहानी पर, जिसको नाम मैंने दिया है पहचान गुम हो जाने से लेकर अस्तित्व को खोजती महिलाएं। हालांकि मैं बहुत फिल्में नहीं देखती हूँ और उन पर लिखती तो बहुत ही कम हूँ, पर बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म देखी जिस पर बात करने का मन हुआ। इतनी सादगी से, इतने करीने से एक स्त्री जीवन के जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। ये फिल्म देखकर पता चलता है। फिल्म देखकर आपको कहीं नहीं लगता कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। एक सहज जीवन जो आपके सामने पर्दे पर घट रहा है। कभी आप उसका पात्र हो जाते हैं, तो कभी पात्रों को रोक कर गल्पियाने का मन करता है। जी हाँ, फिल्म लेकर आई है एक टटका लोक जीवन, बोली और परिवेश के साथ-साथ सस्पेंस और हास्य भी। फ़िल्म की ख़ास बात है, इसमें कोई नायक नहीं है, कोई खलनायक नहीं है। अगर कोई खलनायक है तो वह है परिस्थितियाँ। कहानी के केंद्र में है घूँघट, पति का नाम ना लेना और पढ़ी-लिखी होने के बावजूद अकेले कहीं आने-जाने में असमर्थता। कुल मिलाकर यही कहानी का कारण है और यही विलेन भी। तो सबसे पहले बात घूँघट की। आपने तो सुना ही होगा वो गीत, घूँघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। पर आपने ये नहीं सुना होगा कि अगर आप घूंघट के पट बंद रखते हैं तो पिया रास्ता गांव और मंजिल सभी खो जाएंगे। ये किसी ने नहीं बताया, क्योंकि घूंघट मात्र चेहरा नहीं छिपाता, बल्कि वो पहचान और व्यक्तित्व भी छीन लेता है। कहानी का संदेश इसी घूंघट से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्त्री विमर्श के बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया है। लेकिन कहानी बुनने के लिए जिस घूंघट का इस्तेमाल किया गया है, उस घूंघट के कारण दुल्हनों की अदला-बदली मेन थीम है। अब दुल्हनों की अदला-बदली पे कई फ़िल्में बन चुकी हैं, जिसमें मिलन, घूंघट आदि बहुत प्रसिद्ध रही थी। तो इस हिसाब से शुरुआती कहानी तो अलग नहीं है, पर कुछ तो अलग है। पर क्या? ठहरिए बताते हैं। कहानी 2001 की है, पर सच कहें तो अभी भी हमारे देश के सारे गाँव रेलवे लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे ही एक गाँव में एक लड़की फूल की शादी दीपक से होती है। शादी के बाद मायके वाले फूल और दीपक को किसी देवी की पूजा के लिए रोक देते हैं और बारात वापस लौट जाती है। अब 2 दिन बाद फूल की विदा होती है, जो लंबा घूंघट किए और हाथों में सिंदूरा पकड़े दीपक के साथ बस से टेम्पो में बैठती है, फिर टेम्पो से नदी पार करने के लिए नाव में बैठती है और फिर वहाँ से किसी खेत में रोक दी गई ट्रेन में सवार होती है। जो लोग गाँव से नहीं जुड़े हैं उनको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन जिन गाँव में रेलवे स्टेशन नहीं होता और ट्रेन गुजरती है, तो वहाँ पर लोग ट्रेन को रोकते हैं और बीच खेत से ही ट्रेन में सवार हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वैसा ही लाल जोड़ा पहने 3 और नई दुल्हनें भी हैं। यानी कि 3 जोड़े जा रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार हैं, लेकिन दीपक और फूल के साथ परिवार नहीं है। अब 3-3 जोड़े एक साथ जाना है तो बात अच्छी, क्योंकि ये सुपर सहालक का दिन था। हम लोग पढ़ते रहते हैं ना कि आज शहर में इतनी शादियाँ हुई, इतनी शादियाँ हुई, तो गाँव में भी कई शादियाँ हुई थी और 3 लोग दुल्हनें और दूल्हे यानी कि जोड़े साथ-साथ जा रहे थे। खैर, जगह बनाकर किसी तरह से फूल को बिठा दिया जाता है, पर दीपक बाबू तो खड़े के खड़े ही रह जाते। और फिर वही होता है जिसके लिए फ़िल्म बनी है, यानी कि दुल्हनें बदल जाती हैं। ट्रेन का दृश्य बड़ा शानदार है। सब अपने-अपने को मिले दहेज के बारे में बड़े शान से बता रहे हैं। कोई बता रहा है मुझे इतना मिला, कोई बता रहा है मुझे उतना मिला। हाँ, दहेज मिलने के बाद भी थोड़ा असंतोष है कि उतना तो मिला पर उतना नहीं मिला। ऐसे में जब लगता है कि दीपक बाबू को कुछ भी दहेज में नहीं मिला, तो लोगों को आपस में फुसफुसाहट होती है, कहीं दहेज नहीं मिला, कहीं लड़के में खोट तो नहीं है। ये हमारी बिल्कुल देशी मानसिकता का प्रतीक है। दहेज को हमने एक बुराई के रूप में नहीं, एक स्वीकार्यता के रूप में देखा है और ये देखा है कि जिस लड़के में जितनी काबिलियत होती है उसे उतना ज़्यादा दहेज मिलता है। तो दहेज मिलना कहीं न कहीं हमने जोड़ रखा है लड़के की काबिलियत से। तो समाज में मान्यता है कि अगर लड़का अच्छा तो उसे दहेज मिलना चाहिए, जबकि ये उल्टी बात है। हमें अच्छे और समझदार ऐसे वर्ग की ज़रूरत है जो दहेज ना लेते हों। तो यहाँ पर एक हल्की सी चोट किरण जी करती हैं
खैर सुबह अंधेरे में 4 बजे बैठे-बैठे सो रही अपनी पत्नी को दीपक जगाता है और घर उसको लेकर घर पहुंच जाता है। घर में स्वागत आरती के समय जब दुल्हन का घूंघट उठता है तब पता चलता है, अरे ये तो कोई और है। वो एक दूसरे जोड़े की दुल्हन पुष्पा है, जिसे अपने पति का नाम तो पता है पर अपने गांव का नाम नहीं पता है। मायके के गांव का नाम पता है, फोन नंबर भी पता है, और कुछ नहीं पता। शुरुआती रुलाई धुलाई के बाद फूल को खोजने की कोशिशें शुरू होती हैं और पुष्पा को उसको ससुराल भेजने की भी। दीपक पुष्पा को लेकर जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो थानेदार को कुछ शक होता है। उसे लगता है कहीं पुष्पा लुटेरी दुल्हन गैंग का हिस्सा तो नहीं है, जो इनके सारे रुपए पैसे जेवर जायदाद लूटने आई है। ऐसे केस गांव में होते ही रहे हैं और जिनके बारे में हम लोग अखबारों में पढ़ते रहे हैं। और फिल्म देखते हुए कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा महसूस होता है, क्योंकि पुष्पा के कई एक्शन बड़े सस्पिशियस हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ वो ऐसा कर रही है। थानेदार उसका पीछा करता है और दर्शक दिल थाम के बैठते हैं। हर कदम पे लगता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। पर फिल्म धीरे धीरे उस गलत को सही करते हुए आगे चलती जाती है। उधर फूल किसी अनजान स्टेशन पर उतरती है। पति का नाम वो ले नहीं सकती, गांव का नाम उसे मालूम नहीं है, बस इतना पता है कि वो किसी फूल के नाम पे है। थाना उसे जाना नहीं, क्योंकि पति से थोड़ी सी मुलाकात में पति ने कहा था कि गहना खोना छोटा दुख और बड़ा दुख थाना जाना। अब ये मत पूछिएगा कि जब लड़कियां अपने ससुराल के गांव के नाम से ही जानी जाती हैं तो फूल को क्यों नहीं पता उसके गांव का नाम। अब ऐसे कई पेच मिलेंगे जो थोड़ा सा उलझाएंगे, पर फिल्म का प्रवाह उसे फिर से पटरी पर ले आएगा और आप फिल्म में डूब जाएंगे। फिल्म की एक खास बात है अच्छे लोगों का मिलना। जहाँ बार-बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ दुर्घटना घट जाएगी, कहीं पुष्पा चोरी ना कर ले, कहीं फूल के साथ कोई गलत इंसान ना पल्ले पड़ जाए जिससे उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। लेकिन यहाँ उसे अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं। पुष्पा को भी अच्छा परिवार मिल गया है और यहाँ फूल को भी अच्छे लोग मिलते जाते हैं। उसे मिलती हैं मंजू माई, भिखारी अब्दुल और छोटू, जो मंजू माई की चाय पकौड़े की दुकान पर काम करता है और अपने घर पैसे भी भेजता है। ये अच्छे लोग हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, जिन्हें आज भी दूसरों का हाथ थामना, मदद करना आता है। ये दुनिया शायद ऐसे ही लोगों पर टिकी है। चाइल्ड लेबर पर तमाम कानून के बावजूद ये ज़मीनी हकीकत है। शैलेश लोढ़ा जी का एक वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, जिसमें वो कह रहे थे, हम भारतीय किसी चाय के टप्पे पर बैठकर बच्चों को से काम कराने वाले को कोसते हैं और फिर अखबार के पन्ने पलटते हुए आवाज़ लगाते हैं, ए छोटू जरा 3 कप चाय तो देना। यानी कहीं ना कहीं हम चाइल्ड लेबर को कोसते तो हैं, लेकिन चाइल्ड कहीं पे लेबर कर रहा होता है, यानी कि कहीं छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो हम उसके विरुद्ध वहीं पर आवाज़ नहीं उठाते। हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में तो ये बात कह देते हैं, लेकिन छोटे परिप्रेक्ष्य में हम जरा छोटे रह जाते हैं। खैर, तो फिर लौटते हैं कहानी पर। फूल के मददगार के रूप में छोटू और अब्दुल तो अच्छे लगते ही हैं। सबसे अच्छा कैरेक्टर है मंजू माई का। हालांकि कहीं कहीं वो लाउड लगती हैं, स्त्री विमर्श से संबंधित उनके सारे डायलॉग बहुत ही प्रभावित करते हैं। जब वो बोलती हैं, जैसे अकेले रहना कठिन है, पर एक बार ये आ जाता है ना तो कोई डरा नहीं सकता। जो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा तुम 4 दाने पोटली में बांधकर करोगी। लड़कियों को पढ़ा लिखा भले ही दें, पर रास्ते पर अकेले चलना नहीं सिखाते। इतना लाचार तो रखते हैं कि अगर खो जाएं तो अकेले ढूंढ ढांड कर घर ना पहुंच सकें। औरतें अकेले घर चला सकती हैं और औरतें बाहर जाकर पैसे कमा सकती हैं और बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, उन्हें पाल भी सकती हैं। पर ये बात औरतों को नहीं पता है और उनसे ये बात छिपाई जाती है, क्योंकि अगर औरतों को ये बात पता चल गई तो मर्दों की सुनेंगी नहीं। कुछ अन्य डायलॉग जो तंज या हास्य के रूप में आए हैं वो भी प्रभावित करते हैं। जैसे बुड़बक होना बुरी बात नहीं है, बुड़बक हो जाने को अच्छा मान लेना बुरी बात है। घूंघट में तो केवल जूते दिखते हैं और जूते से ही पहचान लेना चाहिए था। ये बात जब कही जाती है तो बहुत जोर से चोट मारती है कि स्त्री पुरुष के केवल जूते देख पाती है घूंघट में रहते हुए, अपने पति के जो उसका साथी है, साझीदार है, उसके केवल जूते देख पाती है और जूतों से ही उसकी पहचान हो जाए। ये कितना दुखद है अपने साथी के लिए। वहीं फूल के जो हास्य वाले हैं उनके बारे में बात करूंगी। जब मंजू माई कहती हैं, जब वो फूल के नाम पर गांव ढूंढ रही हैं तो कहती हैं, फूल के नाम पर तो इतने सारे गांव हैं, इतने सारे फूल गिना दिए, एकदम भौरा ही बना दिया हमें।
एक जगह जब पुष्पा मंदिर जाती है और बहुत देर लगा करके आती है, तो उसकी सासू माँ कहती हैं, "इतनी देर मंदिर में लगाती ससुराल? ससुराल जाए का है कि स्वर्ग?" वहीं आशा जगाता एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान करे वो अच्छी सहेलियाँ हों, जो अच्छे से सहेली बनकर रह सकें। हम देवरानी-जेठानी तो सब बन जाती हैं, पर सहेली कहीं न बन पाती हैं। वास्तव में हमारे एक बहुत चाहत है कि हमें घर में भी एक सहेली चाहिए और देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी के रूप में एक सहेली मिल सकती है और हम उन्हें रिश्तों के मर्यादाओं में या रिश्तों की सीमाओं में ऐसे बांध देते हैं कि उनमें सहेलीपना से ज़्यादा कहीं अधिकार भाव और कौन सुपीरियर कौन इन्फीरियर का भाव ज़्यादा रहता है। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है ये तो आप फ़िल्म देख कर के ही जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर पुष्पा का उभर के आता है। बल्कि यूँ कहना गलत नहीं होगा कि बाद में पुष्पा और दरोगा ये 2 ही मुख्य पात्र रह जाते हैं। तो पुष्पा जो करती है वो एक ऐसा धमाका होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगी ये कहानी आपको, स्त्री सशक्तिकरण की ओर एक नया कदम बढ़ाते हुए। अब बात आई किरदारों की, तो हर किसी ने बहुत बेहतरीन अभिनय किया है। फिर भी इंस्पेक्टर श्याम मनोहर यानी कि रवि किशन और मंजू माई छाया कदम का अभिनय बेहतरीन है। फ़िल्म ख़त्म होने के बाद आपको देर तक वही याद आते रहेंगे। जहाँ मंजू माई का एक सशक्त मेहनतकश महिला का किरदार है, जिसने अपने पति और बेटे को अपने घर से निकाल दिया है और खुद रेहड़ी चलाकर कमा खा रही है। निकालने का कारण भी यही है कि पति और बेटा कमाते-धमाते नहीं थे, शराब पीकर आते थे और उसे पीटते थे और होश में आने पर वही पुराना जुमला, मारना-पीटना तो पति के प्यार की निशानी है। फिर क्या था, एक दिन मंजू माई को भी प्यार आ गया और उन्होंने दिखा दिया प्यार, फिर तो आप समझ सकते हैं। वहीं इंस्पेक्टर के रूप में रवि किशन का अभिनय गजब का है। वो आम आदमी हैं, माने भले भी हम बुरे भी हम टाइप। वो घूस भी लेते हैं और भगाने में मदद भी करते हैं। पुष्पा का मंगलसूत्र उतार देना भाता है। वैसे मंगलसूत्र आजकल चर्चा में है। ये बेड़ी नहीं, साथ देने का प्रतीक होना चाहिए। और फूल और उसका पति दीपक जब एक दूसरे के प्यार में तड़पते हैं और एक दूसरे को याद करते हैं, वो प्यार की एक हल्की सी फुहार मन को बहुत भिगो देती है। वही फूल में परिवर्तन आता है, वो खाने की दुकान पे कलाकंद बना के बेचने लगती है। वो बहुत सारी चीज़ें सीखती है, वो अकेले ट्रेन से वापस लौटती है और दीपक दीपक कह करके भीड़ में भी अपने पति का नाम लेकर के पुकारती है। ये परिवर्तन जो फूल में आए हैं, यही परिवर्तन आज की लड़की में, आज की गाँव की लड़की में ज़रूरी है। जो पढ़ लिख तो गई है लेकिन उसके सोच और विचार में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। जो बात खटकती है वो फ़िल्म के प्रभाव और प्रवाह के आगे उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन पुष्पा का पलटकर अपने पति को थप्पड़ ना मारना थोड़ा अखरता है, क्योंकि उसका पति उसके साथ दूसरी शादी करता है और पहली शादी में उस पे आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को जला के मार दिया है। अभी सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए उसने दूसरी शादी भी कर ली है। ऐसे में वो पति जब उसे थप्पड़ मारता है और पुष्पा पलट कर थप्पड़ नहीं मारती है, तो एक दर्शक के रूप में थोड़ा अखरता तो है। फ़िल्म के गाने ऐसे नहीं हैं जिन पर चर्चा की जाए, लेकिन जो भी गाने हैं वो सीन और सीक्वेंस के हिसाब से जचते हैं, याद रह जाने वाले नहीं हैं। कुल मिलाकर परिवार के साथ देखने लायक हल्का-फुल्का उद्देश्यपूर्ण सिनेमा जो आपको सस्पेंस के साथ मनोरंजन तो देगा ही, साथ में कुछ ऐसा भी बाँध देगा जिसे आप हमेशा रखना चाहेंगे, कोच के चावल की तरह। पर इस बार किसी पति की रक्षा के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। तो ये था रिव्यू लापता लेडीज़ का। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो फ़िल्म देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए और फिर बताइए कि आपको कैसी लगी।